नमस्कार दोस्तों। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, घपले घोटाले के खिलाफ और तमाम तरह की शिकायतों को लेकर हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। लेकिन इस बीच खबर यह आई है कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल की सरकार से मीटिंग होगी। छात्रों की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें 11 लोगों का नाम है उस प्रतिनिधिमंडल में, जिसमें 8 छात्र हैं, 2 अभिभावक हैं, एक एडवोकेट है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं एक्चुअली, जो गार्डियन की तरह आएंगे, और एक एडवोकेट हैं। 11 लोगों की एक टीम बनाई गई है और ये लिस्ट जारी की गई है। और उसके साथ साथ मांग पत्र भी है कि उनकी मीटिंग में, जो सरकार से मीटिंग होगी, उसमें क्या मांग रखी जाएगी। छात्रों की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है, द लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द प्रपोज्ड मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर हैज बीन रिलीज्ड। इसका मतलब छात्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग होगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक उच्च शिक्षा मंत्री हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। 3 मंत्री, मैं नाम उनका अभी मैं एक बार दे, सुदिव्य कुमार जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, सुदिव्य कुमार सोनू जी। 3 मंत्री और हैं आपके साथ जो एक कमेटी बनाई गई। दीपिका पांडे सिंह हैं, चमरा लिंडा हैं और संजय प्रसाद यादव। तो ये पता चला कि पहले प्रतिनिधि मंडल को इन 4 मंत्रियों की कमेटी से मिलना होगा। तो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कब मिलेगा, और जब अगर छात्र कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो क्या वो मंत्रियों की कमेटी से मिलेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो उनकी मांगे हैं जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षा में तमाम तरह की धांधलियों के खिलाफ, जिसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। नमस्कार, आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। शुक्रिया। तो जो विज्ञप्ति मुझे मिली जो ट्विटर से, एक्स से, जो वहाँ स्टेडियम में जो छात्र बैठे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो 11 प्रतिनिधि हैं, जिसमें रविंद्र पासवान हैं, पीयूष कुमार सिंह हैं, रविंद्र कुमार रवि हैं, राजेश प्रसाद हैं, नीतू कुजूर हैं, कार्तिक सोरेन हैं, संदीप कुमार हैं, शालू सिंह हैं, और 2 विकास वर्मा और शंभुनाथ चौधरी और एक अजीत कुमार लीगल एक्सपर्ट, ये सब मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। तो तय क्या हुआ, ये कंफ्यूजन क्यों है? पता नहीं, मुझको नहीं अंदाजा है कि ये कन्फ्यूज़न क्यों है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने कल विधायक दल की बैठक में या जो संदेशवाहक के तौर पर जिला प्रशासन के लोग गए थे, उनसे यह कहा था कि वार्ता के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। निश्चित रूप से यह कमेटी भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई है। शायद छात्रों तक यह ध्वनित हुआ हो कि मुख्यमंत्री मिलेंगे, लेकिन वास्तव में यह है कि ये 4 कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है छात्रों से मिलने के लिए, प्रथम दौर में उनकी वार्ता, उनसे संवाद के लिए, और उसके उपरांत जैसा उचित होगा वैसा सरकार के तरफ से भी निर्णय लिया जाएगा। तो मेरा इसमें सवाल यह है कि जो कमेटी गठित की गई छात्रों की तरफ से, उनके नाम तो हैं, तो ये कब मीटिंग के लिए कुछ तय हुआ? जैसे खबरें आ रही, हो सकता है आज मीटिंग हो। कभी भी संभावित है, आज भी संभावित है, और मैं यही मान के चलता हूं कि किसी भी क्षण सूचना आ सकती है कि फलाने स्थान पर फलाने समय में छात्रों के साथ वार्ता के लिए हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, एक एप्रीहेंशन जो है उसके आधार पर कह रहा हूं, अगर वो कहें कि नहीं हमें सीधे मुख्यमंत्री से मिलना है, हमें मंत्रियों की कमेटी से नहीं मिलना है, तो लोकतंत्र में संवाद अगर अप्रोप्रिएट स्तर पर हैं तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मेरा तो आपके माध्यम से उन छात्रों से यही अपील होगी कि सरकार ने सदाशयता के साथ छात्रों से संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण या उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी से मिलने, इस कमेटी की बातों से अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो राज्य के सर्वे सर्वा संवैधानिक प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से उनसे मिलने की भी बात होगी, लेकिन ये इसके उपरांत होगा। अब इसमें सवाल यह है मंत्री जी कि छात्रों की जो शिकायत है, और अगर मैं दिल्ली से आया और 50 छात्रों से मिला तो उनकी शिकायतें वाजिब है कि जिस तरह से जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी, पर्चे लीक, या जो मार्किंग सिस्टम को लेकर, सीट बेचने को लेकर, ये लगातार शिकायतें होती रही है, और जेएसएससी को लेकर है। तो एक मांग पत्र है मेरे सामने, जिसमें उनका कहना है कि जितनी परीक्षाएं टीडीपीएल ने की है जेपीएससी की, वो परीक्षाएं रद्द की जाए। 14वीं परीक्षा जेपीएससी बैकलॉग की परीक्षा 2023-25 एफआरओ और ये सब 11 से 13 तक, एपीपी और अन्य परीक्षाएं। तो क्या इस तरह की मांग पर कोई सरकार कुछ सोच रही है? नहीं, इन मांगों के कानूनी और
विधिक के अलावे अन्य भी पहलू हैं, तमाम बातों पर विचार होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि 14वीं जीपीएससी में सरकार को भी परीक्षाओं में कहीं न कहीं गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन जो पूर्व की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें बाकायदा अभ्यर्थी चयनित होकर अपनी सेवाओं में जा चुके हैं और उनके लिए कोई विशेष आधार नहीं दिखता है, सिर्फ अगर ये आधार बनाया जाए कि उस समय भी टीडीपीएल ने लिया था इसलिए इसमें गड़बड़ियां हुई होंगी, तो ये आधार बहुत पर्याप्त नहीं है। मेरा यही मानना है कि जो प्रत्यक्ष देखेगा, जो जांच एजेंसी के निष्कर्षों के आधार पर जो तथ्य सरकार के समक्ष आएंगे, सरकार उसमें समावेशी निर्णय करेगी। तो सोनू जी, हम आते हैं 14वीं जेपीएससी की परीक्षा पर। इसमें तो गड़बड़ियों के सबूत सरकार को मिले तभी सीआईडी जांच हो रही है। 19 की गिरफ्तारी हो गई है, कल 4 या 5 कल गिरफ्तारी हुई है। उसमें टीडीपीएल के ऐसे कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, जिसका नाम यहाँ झारखंड में बच्चा बच्चा जान रहा है, जो अभय तिवारी, जो भर्ती पा गया और नौकरी कर रहा था। पता चला कि वो 10-12 परीक्षाएं पास कर चुका है। वैसे ही एक रक्षित सिंह या ऐसा कुछ नाम आया है, आज ही पता, रक्षक सिंह, वो भी वहाँ नौकरी करता था। तो ये तो साफ साफ एक तरह से बात साबित हो चुकी कि जेपीएससी की 14वीं परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई। निश्चित रूप से मैं तो इस यही बात कहना भी चाहता था, आपने वो सूत्र ही उठा दिया। छात्र आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद जांच हुई, यहाँ यह मामला नहीं है। यहाँ मामला यह था कि सरकार को 14वीं जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के कुछ संकेत मिले थे। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेपीएससी के अध्यक्ष के यहाँ सीआईडी के छापे डाले, दस्तावेजों को जब्त किया, और जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे कि इन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, तो फिर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां चलने लगी। लेकिन जांच अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। प्रारंभिक अवस्था में जांच के फलाफल के बारे में तुरंत कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो संकेत आ रहे हैं वो संकेत ये कहते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर छात्रों को ये जरूर कहना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा कि गड़बड़ियों के कारण छात्रों के भविष्य पर जो सवालिया निशान लगे हैं, और वैसे करने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे, दंडित होंगे। और हेमंत सोरेन की सरकार न्याय करेगी भी और न्याय को करते हुए दिखेगी भी। अब सवाल ये उठता है कि जांच कर रही है सीआईडी जाहिर है राज्य सरकार की एजेंसी होती है। छात्रों को सीआईडी पर ही भरोसा नहीं है, चाहे उसके पहले जेएसएससी की जांच को लेकर हो। बहुत तरह की कहानियां छात्र बता रहे हैं, हाईकोर्ट से लेकर और अदालत में कैसे सीआईडी की टीम बदल दी गई, और सीआईडी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और लगातार हर छात्र कह रहा है कि सीबीआई की जांच हो। छात्र अपनी मांग करने को बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन इसी राज्य ने पहली और दूसरी जेपीएससी की परीक्षा की सीबीआई जांच को देखा है, और आज 20 वर्षों से ज़्यादा गुजर चुका है। सीबीआई जांच में फाइनल क्लोजर नहीं आया है, गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, जांच अभी तक लंबित चल रही है। मेरा यह मानना है कि सीआईडी ने बहुत कम समय के अंदर में 19 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ तक तार जुड़े थे जहां तक हमारी सीआईडी पहुंची है। छात्रों को अपनी सरकार पर और अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। यदि फलाफल नहीं आता है तो निश्चित रूप से उनकी मांगों के ऊपर सरकार विचार करेगी। आप कह रहे हैं भरोसा करना चाहिए। जितने छात्रों से मैं मिलकर आ रहा हूं सोनू जी, चूंकि आप मंत्री हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि एक कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई है, जिस कमेटी के अहम हिस्सा हैं जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो जब छात्र की पहली सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, सीआईडी के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, वो बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पहले भी जिस तरह की सीआईडी जांच हुई है उसमें लीपापोती हुई है, या उस पर हम यकीन नहीं करेंगे। तो भाई, सरकार की जांच पर अगर छात्रों को भरोसा नहीं है, तो जब ये मीटिंग तभी कुछ सही दिशा में होगी या नतीजा निकलेगा जब आप उनकी मांगों पर विचार करने को तैयार हैं। तो क्या कंप्लीट क्लोजर है? मांगों पर विचार करने को हम लोग पूर्णतया तैयार हैं, इसलिए संवाद का रास्ता भी खोला गया है। सवाल ये उठता है कि छात्र अपनी बात रखेंगे, सरकार भी अपनी बात रखेगी, और हम लोग किसी एक सहमति के बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जो मुझको लगता है कि जरूर हो जाएगा। देखिए, सीबीआई जांच को लेकर क्या एप्रीहेंशन है आप लोगों को? अगर मान लीजिए छात्र कह रहे हैं तो आप कह दीजिए सीबीआई जांच होगी। दो चीज कह रहे हैं, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी मांग यही है, हर छात्र हर बच्चा यही कह रहा है, इसलिए सवाल भी रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं या तो सीबीआई जांच हो,
या हाईकोर्ट के सिटिंग जजेज की उसमें सुपरविजन में न्यायिक जांच हो? बस मैं तो इसी बात को कह रहा था कि जब वार्ता में बैठेंगे हम लोग तो रास्ते निकलेंगे। सीबीआई की जांच वो मांग रहे हैं छात्र, बिल्कुल मांगना भी चाहिए, उनका अधिकार है, वो कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे पूर्व के जो अनुभव रहे हैं वो बहुत सीबीआई के प्रति अच्छे नहीं रहे हैं। और हमें ये छात्रों लगता के जो अनुभव सीआईडी को लेकर रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। ये कह सकते हैं छात्र, हम उनकी बातों कुछ को लिपापोती की कहानियां नहीं, सब पर्चे घूम रहे हैं। ये हम कह सकते हैं, छात्रों की बात है, उनके अप्रीहेंशन पर हम सवालिया निशान नहीं लगाएंगे। लेकिन हम एक बात जरूर ये कहते हैं कि जिस सीजीएल की बात वो कर रहे हैं उस सीजीएल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तमाम चीज़ों को देखा है और उसके भी जो परीक्षाफल प्रकाशित हुए हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पर प्रकाशित हुए हैं। सीआईडी की जांच को भी ऑनरेबल कोर्ट ने देखा है, सारी चीज़ें हुई हैं। एक रास्ता ये निकल कर आया कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से हो। सरकार हाईकोर्ट से प्रार्थना करेगी कि अगर ये रास्ता निकलता है तो इस रास्ते पर हम लोग बात करें। यदि सीबीआई की जांच ही एकमात्र विकल्प बनता है तो सरकार उस पर भी बात करने को तैयार है। लेकिन पहले हम लोग बैठकर बात करें छात्रों से, उनके प्रतिनिधिमंडल से, और उसके बाद ही हम लोग उस पर कोई निष्कर्ष निकाल तो आपने जो बात कही, चूंकि ये दो मांग छात्रों की तरफ से स्टेज पर कल भी जो रात में मुझसे बात हुई है बहुत सारे छात्रों की, ये दो मांग आई है, तो मैं फिर से एक बार रीइंफोर्स करता हूं। आपने कहा कि अगर छात्र सीबीआई जांच के लिए ही अगर कहेंगे और कोई रास्ता निकलेगा तो आप उसके लिए तैयार हैं, और दूसरी आपने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से भी अगर जांच की जरूरत पड़ी तो आप तैयार हैं। निष्पक्ष न्याय की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए सरकार हर स्तर तक जाने को तैयार है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अभी मीटिंग में क्या होती है बात, उसके बाद जेपीएससी की 14वीं परीक्षा जो है, जिसको लेकर सबसे अधिक बवाल और सवाल है, वो रद्द करने को लेकर प्रीलिम्स के बाद ही बवाल हुआ। 2 जुलाई को प्रीलिम्स के नतीजे आए और उसी के बाद ओएमआर सीट और बाकी चीजों को लेकर बवाल हुआ। तो उसको रद्द करने की दिशा में भी सरकार तैयार है। जांच एजेंसियों के निष्कर्षों को आ जाने दीजिए, क्योंकि ये जांच भाई की साहब, शुरुआत जांच एजेंसियों से ही तो सहमत नहीं है जिस सीआईडी से, तभी तो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी सही नहीं कर रही है। नहीं, जांच एजेंसी बिल्कुल सही कर रही, तो 19 लोग यूं ही जेल में हैं। जिस अभय तिवारी का जिक्र और रक्षक सिंह का जिक्र बच्चे के जवान पर है, वो ऐसे ही जेल में है। जिस जेपीएससी के अध्यक्ष को एक तरीके से बर्खास्त किया गया, जेल तो नहीं गए अभी, वो नहीं गए हैं। 8-8 घंटे की पूछताछ सीआईडी अपने ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कर रही है, और उसके बाद भी अगर ये सवाल खड़े हों तो फिर तो इसका कोई तो जवाब नहीं अभय बनता। तिवारी का नेटवर्क कितना बड़ा था सर? ये सही है कि 12-13 एग्जाम दिया उसने, जिसमें 10-12 में पास हो गया, और वो जेएसएससी सीजीएल में भी, और हर जगह उसकी पैठ इतनी जबरदस्त थी? विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से तो हमने ये जरूर देखा है, और सबसे मजे की बात है कि खाली राज्य की परीक्षाओं में नहीं, हाँ। भारत सरकार द्वारा संचालित होने वाली 7-8 परीक्षाओं में वो पास हो चुका है। हाँ। अब जब अनुसंधान की कड़ियां जुड़ेंगी तो वहां तक भी मसले पहुंचेंगे कि वहां कैसे हुआ है। हाँ। तो चलिए, वो तो अनुसंधान का विषय है, आने वाले समय में वो उन बातों का उद्भेदन होगा। लेकिन हमारा ये स्पष्ट मानना है कि सरकार ने बड़ी निष्पक्षता के साथ जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया, बड़ी निष्पक्षता के साथ तमाम डिजिटल सबूत, दस्तावेजी सबूत एकत्रित किए गए। हमारे जो जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे 7-8 बार 5-5, 7-7, 8-8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अब सरकार जांच एजेंसी के माने रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि अगर वो रिपोर्ट आ जाती है और ये प्रतीत होता है कि और भी गड़बड़ियां हुई हैं और भी लोग दोषी हैं, तो मैं आपके सामने ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि जो दोषी हैं वो किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे और कानून का उनको सामना करना ही पड़ेगा। टीडीपीएल को लेकर इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों था कि भाई टीडीपीएल, ये सच है कि टीडीपीएल को जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड कर रखा है? छात्र बोल रहे हैं, आप बताइए। 1 महीना पहले की बात मुझको भी किसी ने बताई है, हाँ। पत्रकार महोदय से ही पता लगा कि 1 महीना पहले जेएसएससी ने अपने यहाँ उनको ब्लैकलिस्ट किया। जेएसएससी ने किया ब्लैकलिस्टेड। हाँ, चलिए। और उसके बाद 1 महीना के बाद जेपीएससी में ये गड़बड़ियों की शिकायतें आई। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि ये सहानुभूति बोलें या उनकी पक्षधरता तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जेपीएससी भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। एक ऑटोनोमस बॉडी ने विसंगतियों के आधार पर उसको अपने यहाँ बैन किया। 1 महीने का समय मिला था।
जेपीएससी में भी बैन हो जाना चाहिए था, लेकिन किन कारणों से ये सूचनाएं प्रेषित नहीं हो पाई, ये तो अनुसंधान का विषय है। देखिए, आपको पता है कि ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ऑटोनमस बॉडी में नियुक्तियां कैसे होती है। सरकार की मर्जी से होती है। जो अभी जेपीएससी के जो चेयरमैन थे वो सरकारी नौकरशाह रहे हैं, मुख्यमंत्री से अच्छे रिश्ते रहे होंगे, सचिव, मुख्य उनके सचिव, मुख्य सचिव रहे, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे होते हैं। ठीक है, राज्यपाल की मोहर लग जाए, किसी में कहीं राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, लेकिन होता तो सरकार के रिकमेंडेशन पर है। मैं लेकिन बिल्कुल सहमत हूँ। है तो इसलिए जिम्मेदारी तो फिर फाइनली सरकार की हो जाती हम है। सहमत हैं इस बात का, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर नियुक्तियों तक सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो संवैधानिक संस्थाएं स्वयं करती हैं। सरकार किसी नुमाइंदे को बैठा कर नहीं रखती है कि आज चेयरमैन साहब ने किस फाइल पर हस्ताक्षर किए और किस पर नहीं किए। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम इस जवाबदेही से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं कि इन संस्थाओं में जो नियुक्तियाँ हुई वो विधायिका के सर्वोच्च हेड ने की, हमारे मुख्यमंत्री ने की, जिस तरीके से भारत सरकार में देश के प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन एक माह पूर्व जेएसएससी ने उसको बैन किया और एक माह के अंदर में जेपीएससी ने उसी से उसको नहीं सर्विसेज ले ली। नहीं, सर्विसेज पहले से चली आ रही थी, उसको डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए, हाँ, ठीक चाहिए है। था। ये एक महीना के समय में ये सूचनाएं पहुंच पाई नहीं पहुंच पाई, ये तो अनुसंधान का अरे विषय भाई, है। सूचना कैसे नहीं? आज के जमाने में दो बॉडी है और वही बॉडी यहाँ इतनी परीक्षाएं कर रही है, जेपीएससी और जेएसएससी, और सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ, थोड़ा गले नहीं उतरेगा। नहीं, इसलिए कह रहा हूं हम मंत्री जी, आपकी बात से सहमत हैं कि आप तार्किक आधार पर जिन बातों को कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन होता क्या है कि बहुत बार किसी कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने की सूचना अखबार के किसी बड़े छोटे से हिस्से में प्रकाशित होकर दब जाती है। मैं जेपीएससी को कहीं क्लीन चिट नहीं दे मंशा रहा हूं। उस सिस्टम में बैठे लोगों की कि ये ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन पता न चले। अदरवाइज ये जेपीएससी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं स्पष्ट ये कह रहा हूं कि हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो एक बार विषय समक्ष आ जाएं, तब ये पता लगेगा कि मंशा क्या थी। अब जैसे जेपीएससी के लिए छात्र बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम, अध्यक्ष से लेकर नीचे तक। अब जैसे कुछ लोग, माफ करिए, मेंबर्स के नाम बताए, आप करेक्ट करिए गलत हो सही हो। अजिता या अर्जिता भट्टाचार्य हैं, कोई जेएमएम के सुप्रीमो, जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। जमाल अहमद कोई हैं, मेंबर हैं। अब ये सब लोग उसमें हैं, मेंबर हैं। बिल्कुल। अब इन लोगों, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ऑटोनोमस बॉडी है, बस उसी ऑटोनोमस बॉडी में अगर अपने लोग फिट हैं तो उसके बाद पर्दे के पीछे बहुत तरह की सेटिंग गेटिंग का काम हो सकता है। ये छात्रों का कहना है। बिल्कुल, छात्रों का कहना अपनी जगह सही होगा, लेकिन तर्कों के आधार पर मेरी भी बात आपको सुननी चाहिए और छात्रों तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल बोलिए। 14 से 19 तक जेपीएससी की कोई परीक्षा नहीं हुई रघुवर दास के कार्यकाल में। ठीक है। 2021 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार 6ठी से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई, और अब तक 6ठी से 14वीं जेपीएससी तक हम लोग पहुंचे। अगर सिस्टम सड़ा हुआ था, अगर सिस्टम गला हुआ था, तो वैसी स्थिति में हेमंत सोरेन के रिश्तेदार को और मेरे रिश्तेदार को भी जेपीएससी के द्वारा चयनित अभ्यर्थी होना चाहिए था। अगर हमारी मंशा मेरिटोरियस छात्रों के हकों को मारने की होती, हितों को मारने की होती, तो मैं तो आपके माध्यम से, छात्र तो बच्चे हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। जो छात्रों के मन में ये बातें डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे फाजिल दोस्त, मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि 6ठी से लेकर 14वीं जेपीएससी तक हेमंत सोरेन के रिश्तेदार या सत्ता पक्ष के लोगों के रिश्तेदारों का नाम खोजकर बता दें कि मंशा होने पर क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेपीएससी जब से झारखंड बना है सर, 25-26 साल हो गए, जेपीएससी के जरिए इतनी नियुक्तियां हुई। एक लंबी लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें सुदेश महतो से लेकर और जो बाबूलाल मरांडी से लेकर और तमाम नेता, विधायक, बंधु तिर्की, कोई दिलीप प्रसाद, कितने नाम है, लंबी लिस्ट है, जिनके रिश्तेदार, भाई, बहू जो भी हैं, उन सब की नियुक्तियां हुई प्रशासनिक सेवा में, रजिस्ट्रार में, डिप्टी रजिस्ट्रार, पुलिस सेवा में, ये सब। तो मतलब ये बैकडोर से भर्तियां जेपीएससी में जब से झारखंड बना होता रहा, चाहे सरकारें जिसकी रही। नहीं होता रहा होगा। 6ठी से 14वीं जेपीएससी की मैं चुनौती देता हूं, जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुई है। क्या 6ठी से 14वीं जेपीएससी में किसी नेता के रिश्तेदार का नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग खोजकर बता सकते हैं? बता दें। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती, छात्रों से हमारी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, छात्र हमारे बच्चे हैं,
हम उनको चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, जो ये नैरेटिव सेट कर रही है कि जेपीएससी में घपले घोटालों के पीछे हेमंत सोरेन का हाथ है। तो मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि 6ठी से 14वीं जेपीएससी 8 जेपीएससी की परीक्षाओं में हेमंत सोरेन के या सत्ता पक्ष के किसी रिश्तेदार का नाम खोजकर दिखा दे जो चयनित अभ्यर्थी है। वो कह रहे हैं पैसे लेके भर्तियां हो रही थी, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, और ये जेपीएससी में जो पूरा सिस्टम है, अध्यक्ष से लेकर मेंबर्स और ये जो टीडीपीएल कंपनी है, सबकी मिली भगत से सीटें बेची जा रही थी और पद बेचे जा रहे थे। सवाल दो बातों के हैं सर। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि यह पेपर लीक का मसला नहीं था 14वीं जेपीएससी। मसला यह था कि परीक्षा लेने वाली जिस एजेंसी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ओएमआर शीट में हेरफेर की और उसी हेरफेर का ये नतीजा निकल कर आया। अब सवाल इस बात का उठता है कि एजेंसी ने गलत किया, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन आप उसकी तहमत अगर सरकार पर, प्रशासन पर, हेमंत सोरेन पर लगाना चाहते हो तो आपको तो प्रमाण भी देने होंगे ना कि किसने 25 लाख दिए, किसने 50 लाख दिए, और कौन आकर ये कहेगा कि ये पैसा हेमंत सोरेन तक भी जाता था। तो मेरा ये कहना है कि प्रक्रियागत गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का निदान और सुधार करने को हेमंत सोरेन की सरकार तत्पर है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि पहली और दूसरी जेपीएससी जैसा उस समय के तत्कालीन नेताओं ने अपने जो रिश्तेदारों को भर्ती किया, अगर 6ठी से 14वीं में ऐसा हुआ है तो वो खोज के नाम बता दें। चलिए, वो लिस्ट मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन एक सवाल और समझना चाहूंगा, चूंकि हम लोग बाहर से आए हैं। बिहार में शायद 75वीं या 75वीं नहीं, शायद 72वीं या 71वीं बीपीएससी है, सही कह रहा हूं? 72वीं है? 72वीं तो हमारे यहाँ तक आई, अभी तो आगे होगी। आगे होगी मान लीजिए। यहाँ क्या हुआ कि 25 साल में सिर्फ 14वीं जेपीएससी, मुझे छात्रों ने बताया कि 6 के बाद 7 से 10 को क्लब किया गया, उसके बाद भी कुछ क्लब किया गया, ऐसा सही है? तो कहने को 7 से 10 को क्लब किया गया था, उसके बाद फिर लगातार होते अच्छा, रहे। 7 से 10 क्लब किया गया, मतलब ये 14 कहने को है, अदरवाइज ये शायद 10 ही है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि रघुवर दास के कार्यकाल के 5 वर्षों में एक जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, घपले घोटालों के आरोपों के चलते जेपीएससी का कैलेंडर डिलेड होता गया। 6.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी ने 8 जेपीएससी की परीक्षाएं कराई। हम कहीं ना कहीं इस कैलेंडर को एडजस्ट करना चाहते थे, ये हमारा प्रयास था। अब रह गया सवाल कि 13 जेपीएससी तक कोई मसले नहीं बने, 14वें में कोई मामला चलकर चला आया। लेकिन जब सवाल है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम दोषियों को दंडित करना चाहते हैं, हम बचाना नहीं चाहते हैं। हम बचाते तब ना जब हमारे रिश्तेदार होते, जब हमारे रिश्तेदार नहीं हैं तो वैसी स्थिति में हम क्यों उनको बचाएंगे। और हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि उनको कानून का सामना करना पड़ेगा और कठोरतम दंड भोगना होगा, और कठोरतम दंड हम लोग देकर दिखाएंगे आपको। एक नाम आया है सुमन सौरभ, जिसका ओएमआर लिस्ट कट ऑफ से कम था, या उसका ओएमआर का सीट वायरल हुआ, अवेयर होंगे? कोई आजसू के नेता का बेटा है? हाँ, सोशल मीडिया में ही पढ़ा है कि बड़का गांव में आजसू के प्रवक्ता या नेता का ये पुत्र है। हाँ। ऐसे अनेकानेक मसले हैं। और कुछ आया कि हरियाणा के कुछ लोग हैं वो यहाँ क्वालिफाई किए, बहुत तरह की जो बच्चे बार बार वहाँ कह रहे हैं, और ये सब ऐसा लग रहा है कि बैक डोर में बहुत इसमें गड़बड़ियां थी। श्वेता कुमारी शायद डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो अरेस्ट हो गई। तो इससे ये लगता नहीं है कि चेयरमैन हो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, और सिस्टम में जो लोग हो, टीडीपीएल हो, ये सब मिलकर ऐसा माफिया या कॉकस बना हुआ था कि पूरी तरह से सिस्टम सड़ा हुआ था। और अगर पूरी तरह से सिस्टम सड़ा हुआ है, ये पूरी तरह से सिस्टम सड़ा हुआ से मैं बहुत सहमत नहीं हूं। टीडीपीएल कब से काम कर रहा है इसकी बहुत सटीक जानकारी मेरे पास नहीं है, पता करना पड़ेगा कितने वर्षों से वो काम कर रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि 13वीं जेपीएससी तक के मसले तो कभी नहीं आए। ये भी तो माना जा सकता है कि 13वीं जेपीएससी तक तमाम सूचिताओं का अनुपालन किया गया। 14वीं जेपीएससी में 11 से 13वीं में भी कुछ बच्चों ने बताया मेरे पास, मैं उन्हीं से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि बच्चों के पास हाईकोर्ट जाने का, न्यायालय के समक्ष जाने के पूरे अवसर मौजूद हैं। सरकार अगर नहीं सुन रही तो न्यायालय तो सुनेगा। तो मेरा यह कहना है कि जो चीजें न्यायिक समीक्षा में चली गई और न्यायिक समीक्षा में न्यायाधीश आ गए, उसको तो आप मान लेंगे। लेकिन ऐसे ये सोच लेना कि नहीं इसमें हुआ तो उसमें भी हुआ होगा, तो ये जरा सा विम्सिकल थॉट है। मैं इसका बहुत पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 14वीं जेपीएससी की हुई गड़बड़ियाँ निश्चित रूप से इस राज्य की प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात है, और हम लोग भी इस बात से बड़े व्यथित हैं कि जहां सरकार को कोई लेना देना नहीं था इन नियुक्तियों से, और अगर
नहीं, लेना देना नहीं कर सकते। अपॉइंटी सब आपके, मेंबर आपके, चेयरमैन आपके अपॉइंटी। सर, लेना देना शब्द का मायने यह था कि जो जिस चीज को पोर्ट्रे भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता से ये चीजें हुआ, मेरा तात्पर्य लेना देना उससे था कि कहीं संलिप्तता के कोई विषय नहीं थे, कहीं कोई हमारा मसला नहीं था इनके साथ। और अगर ऐसी घटना घट गई तो निश्चित रूप से सत्ता सरकार में बैठे हुए हेमंत सोरेन से लेके मेरे जैसा व्यक्ति भी बड़ा इस बात के लिए व्यथित है कि इस राज्य के चेहरे पर फिर एक बदनुमा दाग लगा है और इस दाग को धोने का प्रयास हम लोग करना देखिए, चाहते ये हैं। तो होता है ना मंत्री जी कि जब अगर जेपीएससी को लेकर इतने सवाल हैं, जेएसएससी को लेकर इतने सवाल हैं, तो ओवरऑल जिम्मेदारी फिर मुख्यमंत्री की होती है। और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इस नाते होती है कि सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं मुख्यमंत्री के थ्रू ही होते हैं, दस्तखत राज्यपाल करें या क्या करें वो अलग बात है। तो इसलिए छात्रों में अगर इतना आक्रोश है, इतनी आशंका, शक सुबह है, और कागज देखकर हम लोग बाहर से आए, 24 घंटे हुए अभी आए हुए, लेकिन देख के यकीन होने लगता है कि गड़बड़ी तो बहुत थी, और गड़बड़ी बहुत थी इसके सबूत अब सीआईडी की अरेस्टिंग से ही सामने आ रहा है। मतलब उसमें कोई और किसी को कहने की जरूरत नहीं, 19 लोगों को ऐसे अरेस्ट किया नहीं। जेपीएससी जैसे संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडी के मुखिया को अगर हटा दिया तो ऐसे तो हुआ नहीं। तो काफी एविडेंस सरकार के पास है, तो जिम्मेदारी तो फिर मुख्यमंत्री की होगी ना। लोग सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे। सवाल तो पूरे सिस्टम से ही पूछा जा रहा है और जवाब भी मिलेगा, लेकिन हम आप ही की बातों से अपना सूत्र निकाल रहे हैं कि यदि ये सीआईडी की जांच प्रभावी नहीं होती तो 19 लोग जेल के पीछे नहीं होते, जेपीएससी का मुखिया इस्तीफा देकर बैठा नहीं होता, हर दूसरे दिन सीआईडी के दफ्तर में 8-8 घंटे की पूछताछ का सामना नहीं कर रहा होता। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो लीपापोती होती। तो अरेस्ट क्यों नहीं हुए जेपीएससी के मुखिया? लोग कह रहे हैं अरेस्ट हो जाने चाहिए थे जब इतना रॉटन था, इतना सिस्टम सड़ा हुआ था। देखिए, सवाल सिर्फ एक बात का है कि हर जांच एजेंसी को काम करने का अपना एक तरीका होता है, उनका भी है। हाँ। और कूद कर नतीजे पर नहीं पहुंचना है। मेरा स्पष्ट मानना है कि थोड़े से निष्कर्ष आ लेने दीजिए, अगर वो दोषी प्रतीत होते हैं तो मैं अजीत अंजुम साहब के कैमरे के सामने ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से उनको जेल जाना पड़ेगा। चलिए, ये आपने एक बात कही कि अगर दोषी साबित होते हैं, लेकिन उससे पहले अभी जो छात्रों का कहना है कि सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है, वो जब मंत्री के तौर पर इनकी कमेटी से या मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, क्या होती है आगे हमारी नज़र होगी। उसके बाद क्या सहमति होती है छात्रों की तरफ से, या क्या छात्रों को कैसे भरोसा दे पाती है सरकार, ये उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अब हम 2-3 सवाल मेरे जेएसएससी सीजीएल को लेकर है, चूंकि बहुत ज़्यादा नियुक्तियाँ सीजीएल के थ्रू होती है, ग्रेड बी की होती है। तो अब सीजीएल की नियुक्ति में भी जो बच्चों ने मुझे लिखाया कि जो बीच में काफ़ी लंबे लंबे गैप पे एग्जामिनेशन हुए हैं, और उसमें भी बहुत भर्ती को लेकर कोर्ट में मामला है। 24 की नियुक्ति को लेकर, 2024 को लेकर है ना, परीक्षा जनवरी में हुई, पेपर लीक का मामला हुआ, कोई नीरज सिन्हा आईपीएस अधिकारी थे जो अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया, बीच में कोई और आए, फिर कोई सुधीर गुप्ता आए, तो दोबारा एग्जाम हुआ। ये सब सारे सवाल उसको लेकर भी, हालांकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, बहुत सारी चीज़ के लिए आप जिम्मेदार नहीं है या आपका विभाग नहीं है, लेकिन चूंकि हमें आप ही मिले हैं, मुख्यमंत्री मिले, तो उनसे भी ये सब पूछें। लेकिन इसके बारे में भी कुछ जानकारी है आपको? देखिए, जो मोटी जानकारी आपने बिल्कुल सही कहा कि हर आदमी हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन सीजीएल के मुद्दे पर एक बात जरूर है कि छात्र ही कोर्ट गए थे। हाँ, गए थे, और कोर्ट ने तमाम बिंदुओं की समीक्षा के उपरांत परीक्षाफल प्रकाशित करने का आदेश दिया था। तो गड़बड़ियों की यदि आशंका थी, राज्य सरकार की मंशा के ऊपर तो सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय की मंशा पर तो सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि सीजीएल के मामले को इसमें अटैच करना कहीं ना कहीं एक तरीके से पिछले जो चीज थे उनको लेकर अभी के समय से जोड़ने की बात हो रही है। मेरा यह कहना है कि 14वीं जेपीएससी के मुद्दे तो जायज प्रतीत होते हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के आदेश से जिस सीजीएल की नियुक्तियां हुई, आप उनको कैसे अवैध कह देंगे? और अगर आप उनको अवैध कहते हैं तो फिर वैसी स्थिति में हो सकता है कि 5 नियुक्तियां अवैध हों, लेकिन जो 95 बाकी लोग हैं जो मेरिट और अपनी मेधा के आधार पर चलकर आए हैं, उनके भी तो सवाल है। नहीं, उसमें कहा गया, जो छात्रों ने बताया कि सितंबर में जो दोबारा एग्जाम हुआ 2024 में जेएसएससी सीजीएल के, उसमें 135 सवाल जो भी सेटिंग करने वाले सॉल्वर गैंग थे उन्होंने दिया, 120 सवाल हूबहू आ गए। और नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।
फिर हम बोल रहे हैं कि राज्य सरकार का पक्षधर होने के चलते या राज्य सरकार का पक्ष होने के चलते शायद मैं गलत बोल दूंगा, लेकिन आप मुझको बताएं कि 135 में 120 सवाल अगर हुबहू मिल जाते हैं तो फिर ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है? पेपर लीक होगा, सही बात है। तो जब पेपर लीक है तो इस बात का कहीं कोई चर्चा क्यों नहीं हुआ कि सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है? ये तो नहीं हुआ। अभी सीजीएल की परीक्षा से पहले बगल में यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर तमाड़ एक जगह है, तमाड़ में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में इसी सॉल्वर गैंग ने छात्रों को इकट्ठा किया और उनको वहां पर प्रश्न पत्र दिए और उनकी वो तैयारी करा रहे थे। जब रांची पुलिस ने छापा मारा तो 135 सवालों में से 4 सवाल मिले उस प्रश्न पत्र से। ये पेपर लीक तो नहीं है। 4 सवाल तो कहीं मिल सकते हैं, कभी मिल सकते हैं, गेस्ट पेपर में मिलते हैं। तो मेरा एक बात का स्पष्ट ये कहना है कि 14वीं जेपीएससी की अनियमितताओं के आधार पर सारी जेपीएससी, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल खड़ा करना ये कतई उचित नहीं है। मैं थोड़ी गंभीरता और थोड़ी जवाबदेही की उम्मीद करता हूं। चलिए, छात्रों ने मुझे जो लिखा है वही लेकर आया हूं, लेकिन मैं जब ऐसे ही एआई से, गूगल से, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से अलग अलग जगह रिसर्च कर रहा था थोड़ा झारखंड के बारे में, जेपीएससी के बारे में, तो पहली दूसरी जेपीएससी से लेके 14वीं तक ज़्यादातर वक्त कुछ न कुछ आरोप लगे। ये झारखंड जैसे स्टेट में जहां कहें तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी, ट्राइबल होंगे, लोअर मिडिल क्लास के लोग होंगे, मुश्किल से रांची में किराया लेकर कहीं रहते होंगे या कहीं पढ़ते होंगे, वो 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद इस तरह से पर्चे लीक, बेईमानी, घपला, बैकडोर जो भी है, या पोस्ट बिक जाता है, जिस भी सरकार में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं हुआ, पहले के भी आरोप हैं ही, बाबूलाल मरांडी के समय सीबीआई जांच हुई थी। तो ये एक दुर्भाग्य तो है, तो इसकी जिम्मेदारी तो अब जो मौजूदा सरकार है, चूंकि आंदोलन हो रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब इस सरकार की है। नहीं, सरकार अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से कहीं नहीं भाग रही है, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इस राज्य के साथ कुछ अन्याय भी हुआ है। अन्याय किस बात का हुआ है? इस राज्य का गठन सिर्फ एक विषय के लिए हुआ था कि इस राज्य के संसाधनों पर किसका पहला हक। झारखंड के लोगों का यह मानना था कि झारखंड के संसाधनों पर झारखंडियों का हक है, इसलिए इस राज्य को बंटना चाहिए। क्योंकि हमें लगता था कि अविभाजित बिहार में हमारे संसाधन बिहार के लोगों को चले जा रहे हैं, जिस वजह से अब परिस्थितियां क्या बनी। 2019 में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई, सबसे पहले हम लोग स्थानीय नीति लेकर आए, उसका विरोध हुआ और भरपूर विरोध हुआ। हम नियोजन नीति लेकर आए। नियोजन नीति में 2 विषय हम लोगों ने डाले थे कि जो बच्चे यहाँ से मैट्रिक और इंटर करेंगे वही यहाँ की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के हकदार होंगे। लोगों ने हाईकोर्ट में ले जाकर न्यायिक पेचीदगियों में फंसाकर उसको रद्द करा दिया। होता क्या है कि यहाँ पर जनरल कास्ट की जो नौकरियाँ हैं उसमें ही पेनिट्रेशन के लिए इतने सारे वितंडे खड़े किए जाते हैं। अचानक कोई कोचिंग माफिया खड़ा हो जाता है कुछ छात्रों के साथ लेकर और ये कहता है कि फलानी परीक्षा में पेपर लीक हो गया है और हम जा रहे हैं। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं, मैं भी अवगत हूँ कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था न्याय प्रणाली पर लोगों की आस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए हर व्यक्ति की बात को सुनती है। जब कोई जेपीएससी या कोई प्रतियोगी परीक्षा आती है उसमें कोई एक छोटा सा इशू लेकर लोग न्यायिक समीक्षा के लिए चले जाते हैं, ऑनरेबल कोर्ट उसको सुनता है, समय देता है और ये बड़ा कारण बनता है कि यहाँ की प्रतियोगी परीक्षाएं अपने कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल पाती हैं। आज भी आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि 8 से 10 प्रतियोगी परीक्षाएं अपने नियत समय पर नहीं हो रही। लेकिन क्या करें जब बच्चों को लगे कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, बेईमानी हो रही है, बैकडोर से घपला हो रहा है, सीट बेची जा रही है, जेपीएससी के मेंबर गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करें? कोर्ट ना जाए तो क्या करें? बिल्कुल कोर्ट जाएं। हम कहाँ इस बात से इनकार करते हैं। न्यायिक समीक्षा तो लोकतंत्र की आवश्यक वस्तु है, वो जाएं, लेकिन ये डीले का कॉल्स फिर सरकार को नहीं दें। अगर कोई तो मतलब चाहे घपले हो, घोटाले हो, गड़बड़ी हो, वो चुपचाप अपना बैठे रहे ताकि सब कैलेंडर समय पे चलता रहे। नहीं, बस कैलेंडर पर सवाल ना करें। अगर न्यायिक समीक्षा में परीक्षाएं जाएंगी तो वैसी स्थिति में विलंब तो होगा। मैं ये नहीं कहता हूं, मेरा स्पष्ट वही मानना है जो भारत का कानून कहता है कि भले 99 दोषी छूट जाएं, एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कहता हूं, न्यायिक समीक्षा में जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन जब यह सवाल आता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं विलंबित क्यों चल रही हैं, तो मेरा यही आग्रह होगा कि अगर न्यायिक समीक्षा के विषय हैं तो न्यायिक समीक्षा के लिए तो पूरा समय देना होगा और जब ऑनरेबल कोर्ट का न्यायाधीश आएगा उसके बाद ही परीक्षाएं होंगी। अब आखिरी सवाल, जो उनकी मांग है छात्रों की, आंदोलनकारी छात्रों की, जो
सोशल मीडिया से मुझे मिली है, जिसमें उनका एक रिफॉर्म की भी बात है। सीबीआई जांच की बात तो आपने कही, न्यायिक जांच की बात आपने अपनी बात कही, लेकिन एक रिफॉर्म की बात है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी की व्यवस्था खत्म हो जाए, या प्रत्येक चरण में रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएं, ओरिजिनल मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। मतलब एक बहुत सारी चीजें, मैं डिटेल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रिफॉर्म की बात है, कैलेंडर होना चाहिए, ये सब तो सही है कि नहीं है? रिफॉर्म बिल्कुल सही है, हाँ, कैलेंडर बिल्कुल सही है, लेकिन कैलेंडर तब जबकि कोई न्यायिक समीक्षा में विषय न फंसा हो। वो तब जब पीछे से गड़बड़ी, घोटाले और ये सीआईडी जांच में 19 की गिरफ्तारी ना हो, तब जब जेपीएससी के अध्यक्ष को कान पकड़ के हटाना न पड़े। सही मेरा करे? स्पष्ट मानना है कि रिफॉर्म्स तो होने ही चाहिए। हाँ। कोई भी व्यवस्था अगर चल रही है, हर दिन कोई नई चीज आती है, उसको सीखना चाहिए और उसके अनुरूप करना चाहिए। छात्र जो विषय ला रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स की बात ला रहे हैं, मैं सहमत हूँ। नॉर्मलाइज मार्क्स की बात ला रहे हैं, सहमत है। हम तो उल्टे आपके माध्यम से अपने तरफ से बढ़कर ये कहते हैं कि उनसे पूछेंगे, हम उनको कहेंगे कि आप अपने तरफ से एक सजेशन बनाकर दे दो कि आप इसको किस तरीके से चाहते हो। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके सुझावों पर गौर करेगी और जो सुझाव प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए जरूरी होंगे, निश्चित रूप से सरकार उसको समावेशित करेगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद था कि जो छात्रों के सवाल है, वो सवाल चूंकि उच्च शिक्षा मंत्री हैं उस नाते नहीं, क्योंकि ये महकमा इनका नहीं है, जेपीएससी और जेएसएससी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें, उनकी मांगें सुने और उसके बाद उनसे सहमति असहमति के आधार पर आगे की बात हो और फिर मुख्यमंत्री को उसके बारे में अवेयर किया जाए। इसलिए उस कमेटी के एक सदस्य हैं, इसलिए इनसे हमने बात की ताकि सरकार का पक्ष सामने आ सके। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन से भी बात करूं और छात्रों के ये जो जरूरी सवाल है, जो जरूरी मांग है, या जो उनके कंसर्न है, दरअसल कंसर्न छात्रों के, वो कंसर्न मुख्यमंत्री के पास लेकर जाऊं और मुख्यमंत्री का भी जवाब ला सकूं। छात्र सुने कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और मुख्यमंत्री सुने हमारे जरिए छात्रों की बात कि छात्र क्या कह रहे हैं। फिलहाल जरूरी यह है, किसी भी राज्य में कहीं भी पर्चा लीक अगर होता है तो जघन्य अपराध है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, कई बार जेपीएससी में तो लोग 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट करता है, कहीं रहता है। और झारखंड जैसा गरीब प्रदेश, जहां के बच्चे अगर 4 साल, 5 साल कहीं पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहकर, ट्यूशन लेकर, कोचिंग करके, तो आप सोच सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। इसलिए जिम्मेदारी सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों की है, मुख्यमंत्री की है कि ऐसी व्यवस्था बने कि बच्चों को इस तरह से सड़क पर धरना न देना पड़े, आंदोलन न करना पड़े। इस बारिश में कल भी हमने देखा, तिरंगा यात्रा जब निकली, घोर बारिश हो रही थी और उस बारिश में बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। आज 13वां दिन है, देखते हैं कि अगले 3 दिनों में क्या होता है, क्योंकि 10 तारीख एक बच्चों ने तारीख तय की है कि अगर तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे, विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे। हम उसका भी इंतजार करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। नमस्कार।